हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव हॉरर स्टोरीज़। फ्रेंड्स, हमारी आज की ये हॉरर स्टोरी एक फॉरेस्ट रेंजर की है। उस फॉरेस्ट रेंजर का कहना है कि ये रात का वक्त था, घड़ी 12 बजा चुकी थी और जंगल के अंदर गहरी खामोशी फैली हुई थी। मैं उस वक्त नया नया फॉरेस्ट रेंजर बना था। ये मेरा पहला महीना था और मुझे सब लोग यही समझाते थे कि रात के वक्त गश्त पर मत जाना, ख़ास तौर पर उस जंगल के हिस्से में मत जाना जहाँ दरिया के पास पुराना लकड़ी का पुल है। लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी था। दिल में एक अनजानी हिम्मत भी थी और थोड़ा गुरूर भी कि मैं किसी आम गार्ड की तरह डरपोक नहीं हूँ। इसी ज़िद की वजह से उस रात मैंने अकेले ही जंगल का वो रास्ता पकड़ा। हवा अजीब सी साकत थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। दूर दूर से झिंगरों की आवाज़ें आ रही थी, मगर जैसे कोई जानबूझकर उन्हें रोक देना चाहता हो। टॉर्च मेरे हाथ में थी, मगर रोशनी से ज़्यादा अंधेरे की गिरफ्त महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं उस पुराने पुल के करीब पहुंचा, तो अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं फ़ौरन रुका और पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और दरख्तों के साए। तभी मेरे दिल ने धड़कना तेज़ कर दिया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब मेरा वहम है। पुल पर कदम रखते ही उसकी पुरानी लकड़ियाँ चरचराने लगी, लेकिन असल खौफ तो तब शुरू हुआ जब मुझे यूँ लगा कि जैसे पुल के नीचे पानी में कोई बहुत भारी चीज़ हरकत कर रही हो। और ये आवाज़ मुझे बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी, और बिल्कुल इसी लम्हे मेरे कान के करीब किसी ने सरगोशी की, यहाँ रात को मत आया करो। ये सुनकर मैं सुन्न हो गया। मेरे माथे पर पसीना आ गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो अब भी वहाँ मेरे पीछे कोई नहीं था। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जो बातें पुराने रेंजर सुनाते हैं, शायद वो महज कहानियाँ नहीं थी। लेकिन असल झटका तब लगा जब पुल पार करके मैं दूसरी तरफ पहुँचा। सामने दरख्त के तने पर एक निशानी खुदी हुई थी, बिल्कुल इंसानी नाखनों के निशान जैसे, और उस पर खून अभी तक तर लग रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये निशान किसने बनाया और ये अभी अभी भी क्यों ताज़ा है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मेरे दिल के धड़कने की आवाज़ मुझे भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि वापस लौट जाऊं, लेकिन अंदर से एक तजस्सुस था जो मुझे रोक रहा था। और फिर दरख्तों के बीचों बीच मुझे दूर रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने लालटेन जला रखी हो। मगर सवाल ये था कि आधी रात को इस जंगल में लालटेन कौन जलाता है। मैंने लम्हा भर सोचा कि वापस पलट जाऊं, लेकिन वो लालटेन की रोशनी जिसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरे कदम बेख्तियार आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ दरख्तों की लंबी शाखें थी जो हवा के बगैर भी हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखे हाथ उन्हें हिला रहे हों। जू मैं आगे बढ़ता गया, तो वो रोशनी कभी करीब लगती और कभी अचानक दूर हो जाती, जिसे कोई जानबूझकर मुझे भटका रहा हो। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? मगर जवाब सिर्फ गहरी खामोशी थी। चंद कदम और आगे गया तो रोशनी एक जगह ठहर गई। एक पुराना दरख्त था वहाँ, जिसके नीचे लालटेन रखी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि लालटेन जल रही थी, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाकर लालटेन उठाई तो वो बिल्कुल हकीकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ऊपर किया, तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन का शोला बुझ गया। इसी लम्हे मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि मेरी गर्दन उकड़ गई। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ पलटा, तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए, कपड़े जंगल की मिट्टी से लथपथ और आंखें बिल्कुल सुर्ख, जैसे कई दिन से सोई ही ना हो। ये देखकर मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकली। वो बस खामोश खड़ी मुझे घूरती रही। तभी अचानक उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। मेरे मुंह से अल्फाज लड़खड़ा गए और लड़खड़ाते हुए मेरे मुंह से ये बात निकली, कौन? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस एक तरफ दरख्तों की घनी झाड़ियों की तरफ इशारा किया, और अगले ही लम्हे वो औरत मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। ये सब कुछ देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कदम पीछे हटाए, लेकिन तजस्सुस फिर भी जीत गया।
میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھوں آخر اس نے کس طرف اشارہ کیا تھا۔ جھاڑیوں کو ہٹاتے ہی مجھے زمین پر کچھ ایسا نظر آیا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں 3 پرانے آدھے سڑے ہوئے یونیفارم پڑے تھے اور ان پر واضح طور پر فارسٹ رینجر کا بیج لگا ہوا تھا۔ دوستو، یہ وہی تھے جو کئی سال پہلے گمشدہ ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ عورت انہی میں سے تھی، اور اگر تھی تو پھر میں کس انجام کی طرف بڑھ رہا تھا؟ میری نظریں ان پٹے پرانے یونیفارم پر جمی رہی۔ سینے پر لگے بیجز مٹی اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ایک بیج پر نام ابھی بھی واضح تھا، فاروق خان۔ یہ وہی نام تھا جسے میں نے رینجر آفس کے پرانے ریکارڈ میں پڑھا تھا، جہاں پر لکھا تھا کہ وہ رات کی ڈیوٹی پر گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے ٹارچ قریب کی تو دیکھا کہ ان کپڑوں کے ساتھ زمین پر کچھ اور بھی دبا ہوا ہے۔ میں نے ہمت کر کے ہاتھ ڈالا اور زمین کو کھودنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد مٹی سے ایک لوہے کا باکس نکلا۔ اس باکس کو ایک زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، لیکن وہ تالا ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ باکس کھولتے ہی اندر ایک نوٹ بک تھی جو بہت پرانی، مٹی اور نمی سے بھری ہوئی۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس نوٹ بک کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ ڈائری تمہارے ہاتھ لگے تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ جنگل زندہ ہے اور ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ پڑھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے اس ڈائری کے اگلے صفحات پلٹے۔ ہر صفحے پر ایک نئی واردات درج تھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ کس طرح رات کے وقت درختوں کے پیچھے سائے حرکت کرتے ہیں، کیسے ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اور کیسے رینجرز ایک ایک کر کے لاپتہ ہو گئے۔ ایک صفحے پر واضح لکھا تھا، آخری بار جب ہم نے گنتی کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اب جنگل میں کوئی اندیکھی مخلوق ہے جو ہماری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اگلے لمحے وہ ساتھی اصل میں ہم میں سے نہیں ہوتا۔ میں نے یہ پڑھا ہی تھا کہ اچانک میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، بالکل میرے قریب۔ میں نے تیزی سے مڑ کر ٹارچ جلائی تو میرے سامنے میرا ساتھی ناصر کھڑا تھا، وہی ناصر جو شام کے وقت گارڈ روم میں میرے ساتھ ڈیوٹی بانٹ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ناصر مسکرایا، ایک عجیب سی مسکراہٹ، بالکل سرد مسکراہٹ، اور بولا، میں تو وہی ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کی بات کا یہ انداز دیکھ کر میرے ہاتھ سے وہ نوٹ بک زمین پر گر گئی اور میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ناصر تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس عورت کی تھی جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی ناصر تھا یا کوئی اور چیز اس کی شکل میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے قدم خود بخود پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بظاہر وہی ناصر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن تھا، جیسے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، ناصر، تم شام کو تو چوکی پر تھے، اب یہاں کیسے آ گئے؟ وہ لمحہ بھر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی انسان کو وہی آ جانا پڑتا ہے جہاں اس کا انجام لکھا ہوتا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کو چیر گیا۔ اس کی آواز میں وہی کھچک کھچک سی تھی جو میں نے اس عورت کی آواز میں سنی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ نوٹ بک زمین سے اٹھائی اور الٹے پیروں پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم ناصر ہو بھی یا نہیں؟ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں عجیب لمبی سی ہو چکی تھی، جیسے انسانی نہ ہو۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز پیچھے سے گونجی، کتاب رکھ دو ورنہ تم بھی ان کا حصہ بن جاؤ گے۔ میں دوڑتا ہوا دوبارہ اس پل کی طرف گیا جہاں سے میں آیا تھا۔ اندھیرے میں لکڑیاں چرچرا رہی تھی، مگر اب پل کے نیچے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پل پار کرنے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں قدم رک گئے۔ میں نے پل سے نیچے جھانکا تو سیاہ پانی میں صاف میرا عکس نظر آ رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ عکس میری حرکتوں کی نقل نہیں کر رہا تھا،
बल्कि वो अलग खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन था वो बिल्कुल मेरा ही अक्स। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर पानी में जा गिरी और बिल्कुल अंधेरा छा गया। मैंने भागने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक मेरे सामने दोबारा वही औरत आ खड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में वही लालटेन थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, सुनो, अगर बचना चाहते हो तो ये जगह अभी छोड़ दो, मगर याद रखना, एक बार जंगल तुम्हें पहचान ले तो फिर कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? नासिर कहाँ है? वो जिंदा भी है या नहीं? उस औरत की आंखों में आंसू उतर आए। वो सर झुकाकर आहिस्ते से बोली, नासिर कभी था ही नहीं। जिसे तुम नासिर समझते रहे वो बस जंगल का साया था। उस औरत की ये बात सुनकर मेरे पाँव जैसे ज़मीन में दंसने लगे और मेरा दिमाग सुन्न हो गया कि अगर वो सच कह रही थी तो फिर मैं किसके साथ ड्यूटी कर रहा था, किसके साथ खाना खाता रहा और किसके साथ बातें करता रहा। मेरी टांगें लरज रही थी। दिमाग एक झटके में जैसे खाली हो गया था। अगर नासिर हकीकत में था ही नहीं तो मैं जिसके साथ महीने भर ड्यूटी करता रहा वो कौन था? उस औरत ने लालटेन ज़मीन पर रख दी। उस लालटेन का शोला हल्की हवा में डगमगाने लगा और उसकी कांपती आवाज़ फिर सुनाई दी, ये जंगल उन लोगों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है जो यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। कभी उन्हें आवाज़ों में बदल देता है, कभी शक्लों में। तुमने नासिर को देखा, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ बातें की, लेकिन वो सब तुम्हारे जहन के साथ खेल था। जंगल ने नासिर की शक्ल इख्तियार करके तुम्हें यकीन दिलाया कि वो ज़िंदा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई और मैंने लरसती हुई आवाज़ में कहा, मगर ये सब मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। उस औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में रोशनी की झलक थी, मगर साथ ही एक गहरा दुख भी। और उसने कहा, क्योंकि तुमने उस दरख्त के निशान को देखा है। जो कोई भी उस निशान को देख लेता है वो जंगल का हिस्सा बनने लगता है। मेरे जहन में फ़ौरन वो लम्हा आया जब मैंने पहली बार खून आलूद नाखनों के निशान देखे थे। तभी मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर गई। मैंने नोटबुक को मजबूती से पकड़ लिया। शायद वही वाहिद चीज़ थी जिसमें सच्चाई लिखी हुई थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं फ़ौरन भागकर चौकी वापस जाऊं, साथियों को ये सब बताऊं। मैंने औरत से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। वो लम्हा भर मुस्कुराई, फिर बोली, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो कब की इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हूँ। तुम समझ नहीं रहे, मैं भी कभी रेंजर्स थी। ये सुनते ही मेरे वजूद पर बिजली सी गिरी। मैंने नोटबुक के औराक पलट कर देखा तो एक सफ़े पर एक नाम लिखा था, रुखसाना बानो, और वही तारीख दर्ज थी जब एक खातून रेंजर कई साल पहले लापता हुई थी। मैंने दोबारा उस औरत को देखा। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी, यानी ये औरत दरअसल रुखसाना ही थी। इसी लम्हे मेरा दिमाग फटने लगा कि अगर वो रुखसाना थी और नासिर जंगल का साया था तो सवाल ये था कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। औरत ने लालटेन मेरे हाथ में थमाई और सरगोशी की, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो अभी पलट जाओ और कभी यहाँ वापस ना आओ, या फिर सच्चाई जानने के लिए मज़ीद अंदर बढ़ो। लेकिन याद रखना, हर कदम के साथ तुम्हारी वापसी मुश्किल होती जाएगी। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, पलट जाना या इस भयानक राज की तह तक जाना। लेकिन दिल में एक ज़िद थी, वही ज़िद जो मुझे शुरू में पुल तक ले आई थी। मैंने रुखसाना की आंखों में देखा और कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब आखिरकार है क्या। वो लम्हा भर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, याद रखना, सच देखने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। मैंने लालटेन मजबूती से पकड़ी और उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही देर में जंगल की गहराई में एक खुला मैदान आया। उस मैदान के बीच एक पुराना कटा फटा दरख्त खड़ा था। उसकी जड़ों के गिर्द जगह जगह गड्ढे खोदे गए थे और उनमें इंसानी हड्डियां भरी हुई थी। ये देखकर मेरा सांस रुक गया। ये वही रेंजर्स थे जो बरसों से गुमशुदा थे। तभी अचानक हवा का झोंका आया और दरख्त की टहनियाँ हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रहा हो।
फिर एक खौफनाक हकीकत सामने आई। दरख्त के तने पर दर्जनों चेहरे उभरते हुए आए। कुछ चेहरे मानूस, कुछ अजनबी, लेकिन सबकी आंखें खुली थी, जैसे वो सब मदद मांग रही हो। उनमें एक चेहरा ऐसा था कि देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो चेहरा नासिर का था। और तभी रुखसाना की आवाज़ मेरे पीछे गूंजी, ये जंगल जिंदा है, ये उन सब को अपने अंदर जज़ब कर लेता है जो इसके राज जान लेते हैं। नासिर तुम्हारे साथ नहीं था, वो जंगल का साया था, लेकिन उसका असल वजूद ये रहा, इस दरख्त में कैद। मेरी टांगें ढीली पड़ गई। दिल चीख रहा था कि फ़ौरन भाग जाऊं, मगर मेरे अंदर एक सवाल कचौके लगा रहा था कि क्या मैं भी कभी इस दरख्त का हिस्सा बन जाऊंगा। रुखसाना मेरे करीब आई। उसने लालटेन मेरे हाथ से लेकर दरख्त के तने पर रख दी। फिर मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, आप फैसला करो, अगर आज रात यहाँ से निकल गए तो शायद बच जाओ, लेकिन अगर वापस आए तो ये जंगल तुम्हें पहचान लेगा और फिर तुम भी इन चेहरों में शामिल हो जाओगे। मैंने आखिरी बार दरख्त को देखा। वो चेहरे अब भी खाली आंखों से मुझे घूर रहे थे। लालटेन की रोशनी में सब कुछ हकीकत लग रहा था, कोई वहम नहीं लग रहा था। मैं लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा। मेरी सांस फूल रही थी और फिर मैं दौड़ पड़ा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। बस इतना याद है कि पुल पार करते ही हवा जैसे बदल गई, शोर थम गया और सुबह की मध्यम रोशनी नमूदार होने लगी। मैं चौकी वापस आया तो सब कुछ मामूल पर था। साथियों ने पूछा भी कि रात भर कहाँ गायब रहे, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि कौन यकीन करता। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं अब भी फॉरेस्ट रेंजर हूँ, लेकिन उस इलाके के करीब कभी नहीं जाता। वो नोटबुक मैंने सबसे छुपा दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर किसी और ने वो पढ़ ली तो वो भी उसी जाल में फंस जाएगा। लेकिन एक बात आज तक मुझे नींद नहीं आने देती। कभी कभी रात को ख्वाब में वो दरख्त मुझे नज़र आता है और उन चेहरों में एक नया चेहरा शामिल होता है जो मेरा ही अपना चेहरा होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक फॉरेस्ट रेंजर की स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगती है कमेंट वाली सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें डेली इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नई आने वाली हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।